नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम लेते हैं। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन से पोस्ट कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। हम कुछ क्वेरी सोशल मीडिया से लाइव पिक भी करते हैं। पहले आज मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या हुआ, उसके बाद कल की स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। साथ ही आपके सवालों पर भी राय लेंगे एक्सपर्ट की। आज वॉलेटिलिटी दिखी मार्केट में, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी के साथ क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 124 अंक चढ़कर 60,348 पर बंद हुआ। निफ्टी 43 पॉइंट्स की तेजी के साथ 70,754 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का सुधार देखने को मिला। आज सबसे ज्यादा बाइंग हमने पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में देखने को मिली। एफएसडीआईएस के आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हैं आपके सभी सवालों को राय देने के लिए। नंबर्स अगर आपको दिखाएं तो एफआईएस ने खरीदारी की है 3671 करोड़ की, डीएसएम इक्वाली की है 937 करोड़ की। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एक राय आपकी कल के बाजार पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या राय रहेगी आज के चार्ट्स देखकर, डेटा देखकर? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, हमने देखा कि कल के सत्र में डाउ और नैस्डैक में एक सेल ऑफ दिखा था, जिसके कारण एक अर्ली मॉर्निंग जिटर हमने बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक सेशन क्लोज हो रहा था, हमने एक स्मार्ट रिकवरी देखी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। क्लोजिंग काफी अच्छी आई है। लेकिन इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनता है वो लगभग 17,800 के आसपास बनता है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अच्छे हैं। अगर कल के मॉर्निंग सत्र में 17,800 अगर टेकआउट करता है तो डेफिनेटली हम एक तेजी देखेंगे निफ्टी में। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी को सीएनएक्स आईटी ड्रॉ डाउन कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स काफी स्ट्रांग है। उसका रीजन ये है कि इट इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी का जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कल के सत्र में आशा करते हैं कि 42,000 के लेवल्स हम देखने के हमें मिलेंगे। ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और लगभग इसका व्यू का स्टॉप लॉस हम लगभग एक छोटा सा 41,200 250 के आसपास रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अब बिना देरी के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, और पहले कॉलर हमारे साथ जॉयजीत दास फोन लाइन पर मौजूद भी है। जॉयजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, थैंक यू मैडम। आपका चैनल से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने बहुत सारे स्टॉक आपका रिकमेंडेशन से लेता रहता हूँ और इसका अच्छा फायदा आता है। आज मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरे पास गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का शेयर है, 100 क्वांटिटी 3,100 का भाव पे है, और प्राज इंडस्ट्रीज 1000 क्वांटिटी है 350 रुपीज पे। तो इसका मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है, थोड़ा बताइए। प्राज इंडस्ट्रीज में आपका बाइंग प्राइस क्या है? 350 रुपीज। ओके, तो अमित बताइए, गुजरात फ्लोरो 3,100 की इनकी बाइंग है, और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज में 350 की इन्होंने बाइंग बताई है। बताइए क्या सजेशन रहेंगे दोनों ही स्टॉक्स पर? एक में इनको गुजरात फ्लोरो, तो इनके बाइंग प्राइस से 100 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इनको फायदा है। क्या स्ट्रैटेजी दोनों ही स्टॉक्स पर? जी दीपाली मैम, अगर हम गुजरात फ्लोरोकेम का चार्ट देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने 200 डेमा और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। चार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छी चॉइस की है गुजरात फ्लोरो में 3100 के लेवल्स में, जैसे ये बता रहे हैं। नेकलाइन का ब्रेकआउट था अराउंड 3065 के आसपास, तो 3050 के पास एक स्टॉप लॉस रखे, स्टॉक में डेफिनेटली बने रहे। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में मुझे लगता है 3400 के टारगेट्स इसमें अगले एक महीने में पॉसिबल हैं। अगर वो लेवल्स क्रॉस करते हैं तो गुजरात फ्लोरो में हम लगभग 3600 के लेवल्स देखेंगे, तो बने रहे इसमें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3050 के आसपास। एज फार एज प्राज इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड, प्राज इंडस्ट्रीज में हमने आज के सत्र में एक काफी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम अपटिक देखा है। 359 के आसपास प्राज इंडस्ट्रीज क्लोज किया है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट हर्डल स्टॉक का 375 के आसपास है। आज का मोमेंटम देखते हुए लगता है कि 375 पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 350 रुपए का। 375 अगर एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बेटर हो जाएंगे। अगर वीकली मंथली क्लोजिंग बेसिस में हम 375 क्रॉस कर लेते हैं तो काफी अच्छे टारगेट्स अनवेल होंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है 375 प्राज इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है।
ओके, लिली बसु हमारे साथ मौजूद है गुड़गांव से। बसु साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल। दीपाली जी नमस्कार। मेरा इंडसइंड बैंक है। नमस्ते लिली जी, बताइए सवाल। ओके, इंडसइंड बाइंग बैंक प्राइस 230 शेयर है एट द रेट ऑफ 1165 Okay. और 6 इसी में। ओके, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ मेरे पास दूसरा है आपका ग्लोबल स्पिरिट और एक मैंने नाम बोला मैं खुद ही भूल गई। ओके, मेरे को बोला था वीडियो कॉल करेगा तो दो तो ये स्टॉक्स तो पे अभी राय ले लेते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स पे आप अपना नाम बताइए प्लीज, वो बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। 1537। ओके, तो पूछ लेते हैं। 1537 ग्लोबल स्पिरिट्स में इनकी बाइंग है और इंडसइंड बैंक में 1165 की। एक में थोड़ा फायदा और ग्लोबल स्पिरिट में तो नुकसान काफी है। क्या सजेशन आपके अमित इन दोनों स्टॉक्स पर? जी दीपाली मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम को सजेशन है कि स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस कोई व्यू का मेंटेन करें, बिकॉज वंस द स्टॉक स्टार्ट्स गोइंग डाउन और 200 एमए के नीचे जाता है तो फिर वो स्लिप करना शुरू कर देता है। ओवरऑल अभी भी ग्लोबल स्पिरिट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा वीक है, बिकॉज 200 एमए को टच करके 3-4 दिन पहले इसने वापस रिबाउंड किया है। स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 820 से लेके 870 के लेवल में फिलहाल स्ट्रक्चर ठीक लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट विल इमीडिएटली फेस रेजिस्टेंस एट 960 और उसके बाद लगभग 1070 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में एकदम बने रहे, 960 के लेवल्स पॉसिबल है क्योंकि इनका बाइंग प्राइस काफी हाई है। इमीडिएट तो लॉस बुक करने नहीं कहूंगा बिकॉज इन्होंने काफी ड्रॉडाउन देख लिया है। तो वंस द स्टॉक क्रॉसेस अराउंड 960,000 के लेवल्स, उसको फिर से एक बार रीअसेस कर लेंगे वहां पे। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। ग्लोबल स्पिरिट्स पर 849 पर ट्रेडिंग हो रही है। बाकी बताइए अमित, क्या व्यूज आपके? जी, इंडसइंड बैंक इनफैक्ट इन्होंने काफी अच्छा पिक किया हुआ है। इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। आज के सत्र में भी हमने एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखा है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। आशा करता हूं कि मैम इसे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रही हैं। तो अगर मीडियम टर्म के लिहाज से होल्ड कर रही है तो 1080 का इसका स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 1 से 2 महीनों में इसमें लगभग 1350 के लेवल्स नजर आएंगे इंडसइंड बैंक में। ओके, अगला सवाल लेंगे। सुधीर है हमारे साथ थाने से। सुधीर जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम। मेरे पास मैडम जम्मू एंड कश्मीर के 500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 60। और दूसरा है सर मैडम कि मेरे Okay. पास एक एसीसी के 20 शेयर हैं जिनका बाइंग प्राइस है 2672। दोनों में ही लॉस हो रहे हैं तो क्या करूं, उसको इससे निकल जाऊं बाहर या Okay. अभी था होल्ड पे कर मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? ठीक है, ठीक है, तो एसीसी तो अदानी न्यूज फ्लो के बीच में रोलर कोस्टर राइड का हिस्सा रहा है। नुकसान है इनको क्योंकि इनकी बाइंग 2672 की है। नुकसान काफी है, 780 रुपए के आसपास का। दूसरी तरफ जेएनके बैंक 60 रुपए पे खरीदा, 51 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। तो अब बताइए क्या सजेशंस रहेंगे दोनों स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? जी, दीपाली मैम, अगर हम एसीसी का देखें तो वैसे तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग, बट ड्यू टू न्यूज ये स्टॉक काफी इफेक्ट हो गया। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 2 लो बनाए, लगभग 1670 तक के नीचे के लेवल्स देख लिए। इमीडिएट हर्डल इसका लगभग 1957 से 2000 के आसपास आता है। इनका बाइंग प्राइस काफी हाई है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 1800। जब तक 1800 होल्ड है स्टॉक में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से डबल बॉटम पैटर्न इसमें बना है, तेजी इसमें आएगी। लगभग 1900 से 1950 से 2000 के अगर लेवल्स क्रॉस होते तो ऊपर के लेवल्स देखेंगे तो बने रहे। लेकिन इनका जो बाइंग प्राइस लगभग 2600 का, उसको आने में काफी टाइम लगेगा, तो ही हैज टू बी अ बिट पेशेंट विद दैट। और सेकंड जो इन्होंने कहा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने 57 रुपीज का कहा था। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रीजन बीइंग स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। और पिछले हम एक हफ्ते से देखें तो पीएसयू बैंक्स में काफी ट्रैक्शन है। पीएसयू इंडेक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जेके बैंक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया 100 एमए, जो भी लगभग 47 के आसपास था। वहां से सपोर्ट देके स्टॉक एक पुल बैक कर रहा है और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3 दिनों से। 47-48 के लेवल से इन्हें इसमें बने रहना चाहिए।
58 से 60 के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, तो एक बार 58 59 आए तो एक बार उसमें से निकल जाइएगा। ओके, ठीक है। हेमंत है हमारे साथ वडोदरा से। हेमंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, नमस्कार। हेलो, नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। मेरा टाटा कंज्यूमर का 70 शेयर है और टाटा स्टील का 180 शेयर है, और टाटा कंज्यूमर बाइंग प्राइस 792 का बताइए है टाटा स्टील में। और टाटा स्टील है 106 का। ओके, तो टाटा कंज्यूमर 792 की बाइंग, स्टॉक ये खबरों में रहा भी है पिछले हफ्ते से, बिस्लेरी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने को लेकर। और फंडामेंटली तो इनफैक्ट ब्रोकर हाउसेस काफ़ी बुलिश हैं भी स्टॉक पे, लेकिन उनकी बाइंग 792 की है, तो इसलिए 70 रुपये का नुकसान है। टाटा स्टील और साथ ही टाटा कंज्यूमर दोनों पर क्या सजेशन? टाटा स्टील को लेकर भी इनफैक्ट जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, अब क्या लगता है वो ओवरडन हो चुकी है? क्या व्यूज आपके दोनों स्टॉक्स पर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली मैम, टाटा कंज्यूमर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट में है, और प्राइस और आरएसआई को देखें तो वहां पे एक डाइवर्जेंस है। मेरी सलाह ये है कि टाटा कंज्यूमर में डेफिनेटली बना ही रहना चाहिए। स्टॉक में एक तरह का सेलिंग एग्जॉशन नजर आ रहा है, जो ऊपर से हमने इसमें डाउनफॉल देखा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दैट सेलिंग हैज एग्जॉस्टेड। प्राइस आरएसआई दोनों में डाइवर्जेंस है। जिस हिसाब से पैटर्न्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इमीडिएट 760 से 770 पॉसिबल है, जो एक इसका रेजिस्टेंस है। बने रहे, 720 प्राइस है विद स्टॉप लॉस ऑफ 690 रुपीज। और मैम दूसरा स्टॉक आपने कहा था टाटा स्टील, या टाटा स्टील, 1 सेकेंड जी। टाटा स्टील भी अपने एक सपोर्ट पे, ऑल्दो द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200 एमआ, लेकिन इसका 103 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक पिछले 3 से 4 दिनों में वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक 102 103 होल्ड कर रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 102 इसमें बने रहे। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 109 110 पॉसिबल है, जो कि इसका 200 एमआ है। एक बार 110 क्रॉस करता है तो इसको स्टॉक को फिर से रीअसेस करेंगे। ओके, गौरव है हमारे साथ अब लुधियाना से। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास तत्व चिंतन फार्मा के 2200 के की मैं बाइंग पर 30 शेयर्स हैं, और सेकंड मेरे पास यस बैंक है 49 की बाइंग पर 49 की बाइंग प्राइस पर 1000 शेयर्स। सो मेरे को गाइड कीजिए कि जो यस बैंक और है, यस बैंक के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? मैम तत्व चिंतन फार्मा, तत्व चिंतन फार्मा। या ओके, तत्व चिंतन फार्मा, और यहाँ पे आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 2200 2200। ओके, तत्व चिंतन फार्मा में आपकी 2200 की बाइंग है, 1890 पर कर रहा है ट्रेड। स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी डील करती है। और दूसरा इन्होंने बताया यस बैंक, यहाँ 49 की बाइंग है। बताइए दोनों ही शेयर्स पर आपकी राय। जी दीपाली मैम, तत्व चिंतन का चार्ट काफी खराब है। स्टॉक हर राइज में अपने प्रीवियस स्विंग लो तोड़ते जा रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द इवन 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। काफी स्ट्रक्चर वीक है, इसमें बने रहने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अगर 1840 टूटता है तो और ज्यादा इसमें बिकवाली दिखेगा। तो मेरी राय ये कि अगर कोई भी बाउंस आता है तो तत्व चिंतन से निकलना चाहिए। क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर इज रियली वीक। यस बैंक का जहां तक इन्होंने कहा मैम, यस बैंक लगभग 16 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग यस बैंक में इसलिए फंस रहे हैं कि उनको लग रहा है पुराने प्राइसेस उनको नजर आ रहे हैं, बट अगर आप इनका मार्केट कैप यस बैंक का देखें तो दैट इज ऑलरेडी $4 बिलियन, जो कि लगभग स्टॉक के हाईएस्ट प्राइस पे भी था। स्टॉक का तो 45-46 के लेवल्स अभी डिफिकल्ट लगते हैं। 15 से 16 रुपए डेफिनेटली इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है। पीछे हमने स्टॉक में एक पुल बैक देखा था, 22-23 रुपए के इसमें लेवल्स आए थे। तो कोई भी अगर राइज आता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। स्टॉक से निकलें और कोई बेहतर जगह इन्वेस्टमेंट करें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए, आपकी होल्डिंग्स पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सवाल सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं, और हमारे साथ अमित मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल फेसबुक से पिक कर लेते हैं। नितिन ने ये सवाल भेजा है, गोयल एल्यूमिनियम, इसके इन्होंने 280 के प्राइस पे स्टॉक्स लिए हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से।
जानना चाहते हैं 350 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। और अगर गोयल एल्यूमिनियम की बात भी करें तो कंपनी न्यूज़ में भी रही है अमित, ये ईवी स्कूटर सेगमेंट में फोरे कर रहे हैं, नोएडा में एक प्लांट भी लेकर आ रहे हैं। तो क्या व्यू 350 या फिर उसके बियॉन्ड क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? जी दीपाली मैम, गोयल का अगर हम एल्यूमिनियम का चार्ट देखें तो साफ नजर आ रहा है कि काफी लो फ्लोट स्टॉक है और वॉल्यूम्स पे पिछले 7-8 दिनों से बढ़ रहा है। थोड़े से भी वॉल्यूम से स्टॉक काफी अच्छा इसमें अपटिक आ रहा है। तो बने रहना चाहिए। फिलहाल तो मोमेंटम है। जिस हिसाब से मोमेंटम इसमें बना हुआ, मुझे लगता है कि प्रोबेबली 350 के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसका लगभग 256 रुपए के आसपास रखिएगा। ओके, रवि पंजवानी एक सवाल भेज रहे हैं, वेदांता पर इनका सवाल है, 287 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। जी वेदांता में हमने 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज बेस्ड सेल ऑफ देखा, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा अपटिक देखा है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि नीचे खुलने के बाद स्टॉक ने अपना 200 एमआ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो फिलहाल अगर चार्ट देखा जाए तो 270 इज अ स्ट्रॉन्ग, 270 से लेके 275 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इट्स अ फ्रंट लाइन स्टॉक, तो जब तक 270 275 बरकरार है, स्टॉक में बने रहना चाहिए। अपटिक के लिए थोड़ा सा टाइम, प्राइस एंड टाइम वाइज इसमें कंसोलिडेशन लगेगा मेरे हिसाब से। स्टॉक विल अगले कुछ सत्र में मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा लगभग 280 से 310 की रेंज में, और उसके बाद प्रोबेबली हम ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो वेदांता को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए जब तक क्लोजिंग बेसिस में 270 से 275 के इसके लेवल्स होल्ड करते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए वेदांता पर 25 पर बंद हुआ आज के सत्र में। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। शुक्रिया आपका। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? सॉरी, आई कांट। कोई डिस्क्लोजर, कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी ओर से, अगर आप सुन पा रहे हैं तो? यस दीपाली मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, और ना ये स्टॉक स्पेशली गोयल एल्यूमिनियम टाइप्स आई हैव जनरली मैं फॉलो नहीं करता, बट इन्होंने कहा तो मैंने डेफिनेटली उस पर व्यू दिया। बाकी आई एम नॉट होल्डिंग एनी, आई डोंट हैव एनी पोजीशन इन एनी ऑफ द स्टॉक्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए। नमस्कार।